नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। पशुपालन विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा आज मीडिया से रूबरू हुए और सरकार की योजनाओं के साथ साथ विभाग के कार्यों की भी जानकारी दी गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पशुपालन विभाग के मंत्री ने पशुपालक दुग्ध पालकों को बेहतर सुविधाएं देना अपनी प्राथमिकता बताई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पशुपालन विभाग में 3 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके अंतर्गत यहां गोट वैली प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके अलावा 13 जिलों में प्रोजेक्ट चल रहा है। उन्होंने बताया कि 5 बकरियां यहां लोन लेने पर 11 बकरियां विभाग देता है और इसके अलावा पोल्ट्री वैली योजना की भी शुरुआत हुई है। पिछले पौने 2 साल में लगातार हमने कोशिश करी है कि हमारे विभागों के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, रोजगार उत्पन्न करना और पलायन को कहीं ना कहीं वार करना, उसके ऊपर वो हमने उस पर कोशिश करी है। हमने अपने पशुपालन विभाग और हमारे डेयरी विभाग में लगभग 3 ऐसी योजनाएं शुरू करी हैं, जिससे कि हमने रोजगार भी उत्पन्न किया है और पलायन पे भी हमने वार किया है। गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा कुकुट वैली प्रोजेक्ट, हमारे दूध के अमाउंट में वृद्धि, हमारे सब्सिडी साइलेज और भूसे पे हमारी सब्सिडी इंक्रीमेंट, गंगा गाय योजना के तहत हमने 2, 3, 5 गाय के साथ जो SC, ST और जनरल कैटेगरी जो हमारी महिला हैं उनको 25% से बढ़ा के सब्सिडी 75% करना, हमारे जनरल लोगों के लिए 25% से सब्सिडी बढ़ा के 50% करना। इससे हमारे बहुत फ़ायदा हुआ देखने को। हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट 25% बढ़ा। उत्तराखंड में हम 2,30,000 लीटर तक पहुंच चुके हैं जनवरी में, जब तक हम मार्च में अचीव करते थे इस लेवल को। उसी के साथ साथ हमने लगभग 1790 लोगों को गोट वैली प्रोजेक्ट में बेनिफिशियरी बनाया है और 1200 लोगों के आसपास हमने पोल्ट्री वैली में लोगों को बेनिफिशियरी बनाया है। तो अगर आप इसको देखें, 3,000 लोगों को हम ऑलरेडी बेनिफिशियरी रोजगार से जोड़ चुके हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने भी विभाग हों, ITI विभाग के माध्यम से हमने लोगों को डोमेन एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेनिंग अशोक लेलन के साथ 3 साल के लिए MOU किया है कि वो इन हाउस कैंपस हमारे बच्चों को हायर करेगा। 3,000 बच्चा 3 साल में वो हायर करेंगे इंटर्नशिप के रूप में। उसके साथ साथ हमने फिलिप्स और स्नाइडर को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में 2 अपने ITI चलाने के लिए दिए और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब उन्होंने आज के समय की ट्रेनिंग दी, अच्छे मशीनों पे उनको बच्चों को सिखाया, तो जो बच्चा पहले 8 से 10,000 की तनख्वाह पे एवरेज सिडकुल में काम करता था, आज वो 25,000 के आसपास की तनख्वाह पे हायर हुए हैं। पूरा का पूरा बैच फिलिप्स और स्नाइडर ने हायर किया है। टाटास के साथ हमने MOU किया है, जिनको हम 13 अपनी ITIs देने जा रहे हैं, जिसमें कि 87% पैसा टाटा लगाएगा, 13% 70 करोड़ रुपये के आसपास स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी कंस्ट्रक्शन के लिए। हमने मत्स्य पालकों के लिए चाहे उनका बिजली दर कमर्शियल से एग्रीकल्चर करने का काम किया हो, चाहे उत्तराखंड का पहला एक्वा पार्क केंद्र स्वीकृत कराने का काम किया हो। उसी के साथ जो हमारे ट्राउट प्रोडक्शन है, वो ट्राउट फिश प्रोडक्शन है, पिछले 2 साल में लगभग 22% बढ़ा है। उत्तरा फिश के माध्यम से हम उनके किसानों को जो है उनके फिश का प्रोक्योरमेंट करते हैं और उसको सेल करते हैं। कोशिश हमारी यही है कि मार्केटिंग को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और प्रोडक्शन को कहीं जो बढ़ रहा है उसकी खपत भी हो। ये हमारा फोकस एरिया रहेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। 22 जनवरी को भी प्रदेश भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित मंदिरों और घाटों में यहां स्वच्छता अभियान चलाया गया है। और वहीं प्रदेश के पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने भी चारों धर्मों सहित यहां पर आप देखिए, यहां चारों धामों की बात हो रही है। प्रदेश के सभी मंदिरों और पर्यटन स्थलों में दीप प्रज्वलित कर रामपाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इसके साथ ही यहां पर आप देखिए, नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में भी किस तरह से काम किया जा रहा है। 22 जनवरी के लिए शहर को सजा दिया गया है। पर्यटन मंत्री के निर्देश के बाद सभी मंदिरों में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी मंदिरों में जो है दीप प्रज्वलन किया जाएगा। सभी से आग्रह किया गया, अपने घरों में भी दीपक जलाएं और हर्षोल्लास से इस पर्व को बनाएं। ये राम आनंद पर्व है। भगवान राम जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है और उनको भी हम निश्चित रूप में याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, जिन्होंने अपनी आहुति दी और जिन्होंने इस संघर्ष को जिंदा रखा। आज इसकी परिणति ये हो रही है कि भगवान जो है विराजमान हो रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान इस समय प्रसन्न है, पूरी दुनिया प्रसन्न है। मैं समझता हूँ गृह मंत्री आप हैं, आपकी तरफ से कोई डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश जाएंगे? निर्देश चले गए, हमारे चारों धाम में पूजन करने के निर्देश चले गए हैं। राम के जितने स्तोत्र हैं उनका बारे में, सुंदरकांड के बारे में निर्देश चले गए हैं। कल मैं नीलकंठ में भी था, वहाँ भी निर्देश दिए हैं और नीलकंठ को भी बड़े परिसर के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 72 लाख के करीब यात्री आते हैं। जो मैं समझता हूँ कि केदारनाथ में तो 19 लाख आते हैं, यहाँ तो 72 लाख आते हैं। तो उसका भी परिसर हम बढ़ा रहे हैं और बड़े पैमाने पर उसके एक योजना बना रहे हैं।
चक्राता विधानसभा के कालसी और चक्राता ब्लॉक में मेरा गांव मेरी सड़क में हुई धांधली का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। देहरादून सीडीओ झरना कामखंड का ही साफ कहना है कि मेरा गांव मेरी सड़क उन गांव के लिए दी जा रही है जो मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। जब मीडिया से उनकी यहां पर आप देखिए बात हुई है, उनसे कालसी और चक्राता ब्लॉक में मेरा गांव मेरी सड़क योजना से धांधली को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और इस मामले में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर कालसी वीडियो ने कहा कि इस योजना के तहत 5 गांव के प्रस्ताव उनके पास आए हैं और वीडियो जिन जिन 5 गांव का जिक्र कर रहा है उस पर काम किया जाएगा। मेरा गांव मेरी सड़क के अंतर्गत हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरह के गांव हैं जो मेन रोड से कनेक्ट नहीं है, मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी नहीं है, उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 1 किलोमीटर तक की सड़क बनाए जाने का प्राविधान है। तो इसमें हमें जो भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं वीडियो के माध्यम से, जिसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होता है, उनको हम शासन स्तर पे भेजते हैं और वहां से स्वीकृति आने के बाद ही फिर उसके लिए बजट रिलीज किया जाता है। जब भी कोई इस तरह की शिकायत हमारे संज्ञान में आती है तो हम उसकी जांच कराते हैं और अगर वहां पे जो सड़कें बनी हैं उसमें भी अगर कहीं पे इस प्रकार की कोई अनियमितता हुई है और हमारे संज्ञान में वो मामला आता है, शिकायत आती है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच करा के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वर्ष में हमारे विकास खंड कार्यालय से मेरा गांव मेरी सड़क के 5 प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किए गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत डिमऊ, ठाणा, बिरमऊ, लेल्टा, झूसो, बाकरो, और इसकी स्वीकृति का अभी कोई ऑथेंटिक लेटर हमारे पास नहीं आया है और किसी प्रकार की पेमेंट नहीं की गई है। ये राजस्व ग्राम और बसावट के लिए। उसके साथ ही आपको बताते चले कि उत्तराखंड के अंदर लगातार किस तरह से कवायद लोकसभा चुनावों को लेकर भी शुरू कर दी गई है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रभारी सह संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से आप देखिए काम किया जा रहा है। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया है और बिने रोहिला को यहां पर प्रभारी, शैलेंद्र सिंह बिष्ट को सह प्रभारी, रमेश चौहान को संयोजक बनाया गया है। तो पौड़ी के ही पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संसदीय क्षेत्र में सुरेश भट्ट को प्रभारी बनाया गया है। फिलहाल आपको बताते चलें कि राकेश नैनवाल को सह प्रभारी, विवेक सक्सेना को संयोजक, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में कुलदीप कुमार को प्रभारी, आदित्य चौहान को सह प्रभारी और यहां पर कई लोगों को जो पद हैं वो दिए गए हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रत्येक कार्यकर्ता के काम को सुनिश्चित करती आई है, उसी कार्य पद्धति का ये हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस लोकसभा चुनाव के में ऐतिहासिक विजय के लिए जो विभिन्न प्रकार के कामों का कार्यों का विभाजन किया जाना है, उसी के निमित्त आदरणीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा करी है और लोकसभा संयोजकों की। तो मुझे हरिद्वार में सह प्रभारी के नाते दायित्व आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया है। निश्चित तौर से हम लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को उद्देश्य को जो जीत आनी चाहिए बड़े स्तर के साथ, उसकी ओर हम लोग लगेंगे, बढ़ेंगे। विकासनगर के कैनाल बाईपास रोड भंडारी हॉस्पिटल के ही पास यहां चोरों ने किस तरह से पुलिस चोरों को चारों तरफ से घेरती नजर आई। चोरों ने रात्रि के समय में एक बड़े गोदाम को अपना निशाना बनाया। गोदाम और ऑफिस में लगभग 7 लाख रुपए की नकदी, अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया है। गोदाम के मालिक मयंक गुप्ता ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर चुकी है। गोदाम के मालिक मयंक गुप्ता ने बताया कि रात्रि में अपना गोदाम और ऑफिस बंद करके अपने घर वापस गए थे, डाक पत्थर चले गए थे, लेकिन जब वह सुबह 7 बजे वापस लौटे हैं तो इस घटना को अंजाम चोरों की तरफ से दिया गया था। और कैनाल रोड पे भंडारी हॉस्पिटल के पास मेरा एजेंसी का काम है, जेएम डिस्ट्रीब्यूटर। जी गुप्ता जी, क्या हुआ? सर, हम रात को 9 बजे अपना दैनिक दिनचर्या को संपन्न करके और अपने घर पे गए और घर पे जाने के बाद 9 बजे हम यहाँ से ऑफिस को क्लोज करके चले गए और 10 बजे हम फिर दोबारा आए। डाक पत्थर से हमें किसी व्यक्ति से मिलने जाना था, उससे मिलने के बाद 10 बजे हमने अपनी स्कूटी वगैरह उठाई यहाँ से और चले गए। सुबह 7 बजे जब हम आके अपना शटर खोलते हैं तो अंदर आके हमने देखा अपना ऑफिस प्रांगण सब शत विशत था और जो भी यहाँ पे हमारी ज्वेलरी, कैश वगैरह जो था वो सारा का सारा चोरी कर लिया गया। सर, लगभग कैश कितना था? सर, कैश की अमाउंट ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेट 7 लाख अराउंड के करीब थी। पुलिस प्रशासन आ गई? पुलिस प्रशासन सर आया है, मौके पे तफ्तीश जारी है, परंतु अभी रिजल्ट कोई भी हाथ में नहीं है। आपके बगल में भी चोरी हुई बताया जा रहा है? हमारे बगल में भी हमने जानकारी, जब हम सुबह ऊपर अब गए, ऊपर ममटी से खिड़की से वो लोग अंदर आए तो ऊपर से फिर हमने जब तफ्तीश करी तो बराबर में भी उन्होंने पहले छानबीन की, उसके बाद वो हमारे यहाँ पे आए 1 बज के अराउंड 40 मिनट पे।
कुछ पता चला है सीसीटीवी फुटेज में? कुछ सीसी फुटेज में उनके व्यक्ति के 2 लड़के हैं, उनकी फोटो आ रही है और पुलिस अपना काम कर रही है, तो अब मिल जाए उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अगुवाई में यहां कुमाऊं यूनिवर्सिटी में प्रदेश भर से आए हुए कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा कंट्रोलर सहित वित्त नियंत्रकों को एक बैठक के तौर पर देखा गया है। यानी कि इन सबकी एक बैठक हुई है। लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में एक साथ परीक्षाएं कराना और एक ही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ ही प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में एक चुनाव कराए जाने पर चर्चा की गई। और उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद एक ही समय पर दीक्षांत समारोह कराने का भी खाका तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय में खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए 40 दिन के भीतर विज्ञापन जारी करने के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेधावी छात्रों की कोचिंग, रिसर्च के लिए भी सरकार छात्रवृत्ति योजना लाने जा रही है ताकि छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा। सभी आज प्रदेश के सभी कुलपति हमने बुलाए थे, सभी रजिस्ट्रार बुलाए थे, सभी वित्त नियंत्रक बुलाए थे और सभी हमारे परीक्षा कंट्रोल बुलाए थे और हमारे सचिव भी थे और हमारे उच्च शिक्षा के सभी अधिकारियों को मैंने आज 3 घंटे यहाँ बैठक की है और इसमें 3-4 निर्णय किया हमने। एक तो एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक चुनाव और एक दीक्षांत। इस पे हम अब आगे बढ़ गए हैं और अब समय पे परीक्षाएं हो जाएंगी, समय पे रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, हम जितने पद विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में खाली हैं उसके लिए भी 40 दिन का कैलेंडर बना दिया है कि वो इसका विज्ञापन जारी करेंगे। तीसरा हमने क्या है कि साल बच्चों के लिए पुस्तकों से लेके, बिल्डिंग से लेके, लाइब्रेरी से लेके जो भी बच्चों को और ज़रूरत है वो भी पूरा दिया जाएगा। और एक बड़ा निर्णय हमने किया है कि जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, जो बच्चे IAS कोचिंग करना चाहते हैं, PCS की कोचिंग करना चाहते हैं, उन बच्चों को सरकार की तरफ से अलग से जो है एक छात्रवृत्ति योजना भी लॉन्च की जाएगी ताकि बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं उनको जो है हम अच्छे जगह भेज सकें। तो कुल मिला के काफ़ी आज चर्चा हुई है और मैं कह सकता हूँ कि उच्च शिक्षा में हमने काफ़ी सुधार किए हैं और उन सुधारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम देश और दुनिया की रैंकिंग में अपने विश्वविद्यालयों को आगे ला सकें। तो वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना के 14वें लकी ड्रॉ की घोषणा विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में ऑनलाइन माध्यम से ही की गई, जिसमें दिसंबर 2023 में उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किए गए बिलों को शामिल किया गया। मंत्री ने कहा कि आज का समारोह 14वें मासिक लकी ड्रॉ के ऐसे विजेताओं का चयन किए जाने के लिए आयोजित किया गया है जिनके द्वारा यहां पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर प्राप्त बिलों को अपलोड किया गया था। उन्होंने कहा कि आज से यहां मासिक लकी ड्रॉ में 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि में की गई खरीद पर अपलोड किए गए कुल 78,106 बिलों को शामिल किया गया है। ड्रॉ निकाला, ये 14वां था। वही हमारी जो प्रक्रिया थी, 1500 लोगों को इसमें इनाम मिलेगा, 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉच और 500 ईयरबड। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी, स्कीम शुरू की थी, आप देखिए कि जब हमने शुरू की थी सितंबर 2022 में, जो हमारे उस टाइम उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए थे 5304 और बिल मूल्य था 4 करोड़ 34 लाख।
इसी प्रकार से जब मैं बात करूं, कभी 5 करोड़, कभी 7 करोड़, कभी 10 करोड़, इस प्रकार का हमें बिल मूल्य मिलता था। और मुझे ध्यान है मार्च 2023 में इस दौरान का सबसे बड़ा 13 करोड़ 89 लाख का मिला था। लेकिन जब से स्कीम बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो आप देखें नवंबर 2023 में नवंबर 2023 में ये इजाफा इसका हुआ और बिल मूल्य हुआ लगभग 26 करोड़ 59 लाख। और उसी प्रकार दिसंबर में जब ये बढ़ के, जिसका भी आज हमने ड्रॉ निकाला है, इसमें कुल उपभोक्ता जो रजिस्टर्ड हुए 9,544, कुल अपलोड बिल है 78,106 और इनका मूल्य है 60 करोड़ 73 लाख रुपए। मतलब 12 गुना तब से हम लोग अभी तक इसमें उछाल ली है। और इसके लिए मैं तमाम उपभोक्ताओं को बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, उनको बधाई दे रहा हूं, जो विजयी हमारे यहाँ लाभार्थी, जिनको अभी यहाँ पे ड्रॉ के माध्यम से इनाम दिया जाने वाला है। और निश्चित रूप से हमारे विभाग को भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस दौरान। और इसका एक लाभ ये भी हो रहा है कि जहां हमें इसमें जीएसटी मिल रहा है, वहीं कुछ ऐसे फर्में भी हमारे सामने आ रही हैं कि जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन वो जीएसटी पे नहीं कर रही थी। ऐसी भी हमें कुछ फर्में इसी बीच में पकड़ में आई है, यानी कि हमें दोहरा लाभ मिल रहा है। और तीसरा लाभ की तरफ यदि बात करूं, जिसको मैं कह सकता हूं कि जो ये स्कीम हमने लॉन्च की, आज अन्य राज्य भी हमारी इस स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि हम वो राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया, जिसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि हमने इसे मार्च 2024 तक बढ़ाया है। और जिसका मेगा लकी ड्रॉ भी है फिर हम लोग लास्ट में निकालेंगे, जिसमें कार है, मोटरसाइकिल है, टेलीविज़न है, या इस प्रकार के जो आकर्षक इनाम है वो भी हम लोगों को देंगे। और मैं फिर से सभी से आग्रह कर रहा हूँ, अभी हमारे पास समय है, सभी लोग अपना जो भी सामान खरीदें उसका वो वहाँ से बिल जरूर लें, ताकि वो बिल जो वहाँ से लेंगे वो यहाँ अपलोड करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ उनमें से कोई भी जो है व्यक्ति या बहन या भाई जो हमारा इस उपभोक्ता यहाँ का जो इसमें बिल अपलोड करेगा वो ही विजेता हो सकता है। तो मैं सबसे अपील करूँ। राजधानी देहरादून की दो प्रमुख नदियां रेस्पना और बेंदाल पर यहां प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने निरीक्षण किया है। और इस दौरान पंकज पांडे ने बताया कि प्रमुख दो नदियों पर बनने वाली एलिवेटेड रोड का सर्वे हो चुका है और रेस्पना से जो एलिवेटेड रोड बनेगी वे नागल तक जाएगी। इसमें 4 लेन रोड प्रस्तावित है जो नदी के अंदर से बनाई जाएगी और साथ ही इसमें 2 एग्जिट भी दिए गए हैं। पहले एग्जिट रायपुर से सर्वे चौक के पास किया गया, जबकि दूसरा एग्जिट नागल के पास आईटी पार्क पर होगा। वहीं यहां बेंदाल नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का भी सर्वे हो चुका है और साथ ही पानी के बहाव की भी समस्या है और उसके लिए सिंचाई विभाग और आईआईटी कानपुर से इसमें मदद ली जा रही है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में जो भी लैंड और लोगों के घर आएंगे उसका भी सर्वे हो चुका है। वहीं पंकज कुमार पांडे ने यह भी बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट 5,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। और इस ई प्रोजेक्ट के पूरे होने पर जहां राजधानी में आवागमन की समस्या सुदृढ़ होगी, वहीं ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा। रेस्पना और बिंदाल नदी पे हम लोग एलिवेटेड एक स्ट्रेच डेवलप कर रहे हैं। उसमें विधानसभा से जो हम लोग रेस्पना से शुरू कर रहे हैं वो आगे जाके हम लोग नागल तक उसको लेके जा रहे हैं। ये रेस्पना नदी के अंदर से पूरा स्ट्रेच जाएगा। 4 लेन रोड प्रस्तावित है। इसमें कुछ पोर्शन लैंड एक्विजिशन का भी इसमें संभावना है आने की। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नदी के अंदर से ही पूरा जाए। और जो इसका डिजाइन किया गया है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मैक्सिमम इसमें रखी गई है। इससे एक तो ट्रैफिक में बहुत आसान होगा, सुविधा मिलेगी। इसमें 2 हमने एग्जिट दिए हैं। एक जो सर्वे चौक से रायपुर को जाता है रोड, उस पर एक एग्जिट दिया है हमने, और एक एग्जिट हमने आगे जाकर दिया नागल के पास में, आईटी पार्क के पास में। तो 2 एग्जिट इसमें है। सिमिलरली बिंदाल नदी से हम लोग कर रहे हैं, कारगी चौक से स्टार्ट करके मैक्स हॉस्पिटल तक वो जाएगा, वो बिंदाल नदी के अंदर जाएगा। इस पे एक फ्लो स्टडी है जो अभी करवा रहे हैं हम लोग सिंचाई विभाग से और आईआईटी कानपुर से, आईआईटी रुड़की से हम लोग हेल्प लेके करवा रहे हैं कि पानी का जो मैक्सिमम फ्लो आता है अगर वो आए तो हमको किस स्ट्रेंथ के कॉलम बनाने पड़ेंगे और क्या इश्यूज आएंगे, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग। लैंड एक्विजिशन और
कितने घर आएंगे, कितनी जमीनें आएंगी, वो वर्कआउट किया जा चुका है। ये दोनों प्रोजेक्ट मिला के लगभग 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस शहर के लिए जो राजधानी भी है हमारी वर्तमान में, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ट्रैफिक और लोकल जो डेली के जो मूवमेंट करने के लिए लोग जो होते हैं उनको बहुत सहूलियत मिलेगी इसमें। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में सर्दी बढ़ गई है। साल शुरू हुए यहां 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बारिश न होने से लोगों को सूखी ठंड से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के ही निर्देशक विक्रम सिंह ने बताया कि जनवरी महीने में बारिश की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे नॉर्थ इंडिया के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर और पाला गिरने से लोगों को ठंड का सितम झेलना पड़ेगा। मैं यही कहूंगा कि जैसे हमारा जो मानसून सीजन गया था नॉर्मल गया है पूरी तरह से, और जैसे मैंने बोला कि पोस्ट मानसून और जो विंटर सीजन है इसका जो रेनफॉल है काफी इनसिग्निफिकेंट है, तो इससे उसके प्रभाव पे बहुत फर्क पड़ेगा। 5% 10% के बीच में जैसे मैंने बोला इतनी बारिश इसमें मिलती है। अगर आप एनुअल उसका एवरेज की बात करते हैं तो ठीक है 10% के आसपास उसका वो मिलता है, तो इतना 10% इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि वो चीजें अगर नहीं मिली है तो 10% तक का इम्पैक्ट अगर पोस्ट मानसून सीजन और विंटर सीजन में बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो एनुअल एवरेज को अगर उससे कंपेयर करेंगे तो 10% की कमी एक तरह से आती है। तो नदियों के पानी में तो नहीं असर होने वाला है, इस कोई भी सिग्निफिकेंट और दिखेगा नहीं आपको। हाँ ये जरूर है कि बारिश बर्फबारी नहीं हो रही है तो जो हमारे ग्लेशियर वगैरह रिप्लेनिश होता है, रिचार्ज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ा दिक्कत आता है। और साथ में जब और बर्फबारी नहीं हो रही तो जो ऑलरेडी उनका जो शीट है ग्लेशियर की वो कहीं मेल्टिंग उसका बढ़ता है, टेम्परेचर भी हायर साइड में रहते हैं अगर बारिश में बर्फबारी नहीं मिल रही है, तो वो चीज को आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा उसका इम्पैक्ट जो है ग्रेजुअल रहेगा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया गया। जनपद टिहरी में यह विकास भवन सभागार नई टिहरी सहित समस्त ब्लॉक कार्यालयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए अधिकारी कर्मचारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं और जनपद मुख्यालय विकास भवन सभागार नई टिहरी में जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार की उपस्थिति में विकास भवन स्थित कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ जो संवाद किया गया है आप देखिए वर्चुअल माध्यम से किया गया और इसके साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उनकी उपस्थिति में और जनपद के समस्त ब्लॉक कार्यालयों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। तो टिहरी जिले में शीतलहर के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ने से आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शीतलहर को देखते हुए सभी नगरपालिका और पंचायतों के साथ साथ सभी अधिकारियों को अपने अपने इलाके में अलाव जलाने की व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को भी बिजली की व्यवस्था सही रखने के निर्देश दिए। अगर बर्फबारी होती तो उसको लेकर सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया है ताकि किसी यात्री या टूरिस्ट को परेशानी ना हो। समय समय पर सड़कों पे चूना डालने से लेकर पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है और बिजली विभाग को भी हमने अलर्ट पे रखा है कि अगर बर्फबारी या ओलावृष्टि किसी भी कारण से बिजली व्यवस्था हमारी डिस्टर्ब होती तो उसको भी तत्काल सुचारू कर लिया जाए। इसके साथ ही शीतलहर को देखते हुए सभी डिपार्टमेंट के साथ 2 बार हम मीटिंग्स कर चुके हैं। इसमें जो ईओज हैं नगर पालिकाओं के उनको अलाव जलाने के लिए, साथ ही जहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको कोई सहारे की ज़रूरत है तो उसको रैन बसेरे में उसको आराम से हम लोग भर्ती कर सकते हैं। साथ ही कंबल आदि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी धनराशि दी जा चुकी है सभी तहसीलों में और सभी एसडीएम्स को बोला है कि आप रात को विजिट करें ऐसे एरियाज़ को और अगर कोई व्यक्ति या पशु को जो ठंड के प्रकोप से अगर कोई अफेक्टेड है तो उसको पूरी सहायता दें। वेटनरी डिपार्टमेंट को नगर पालिकाओं को निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर बनाने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। सोनू। अच्छा, कहाँ काम करते हो आप? नगर पालिका में सर। अच्छा, क्या नाम है नगर पालिका का? नगर पालिका जी सर टिहरी है या गढ़वाल नगर पालिका? अच्छा, कहाँ कहाँ चला रहे हो आप? ये सर एक तो ढूंढीधार हो गया 2 जगह और जी एक गणेश चौक हो गया सर और एक बस 2 जगह बस अड्डा हो गया सर और एक 2 जगह यहाँ हो गया सर, एक यहाँ एक अंदर गौशाला जो है। अच्छा और एक जगह जो एम ब्लॉक गौशाला सर वहाँ। अच्छा। कब से चला रहे हो आप लोग? ये सर कम से कम
1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया सर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।